नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारे 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज 50 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया है? तो जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया था चेस्टर आई बर्नार्ड, यानी उदासीनता का क्षेत्र। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को चेस्टर आई बर्नार्ड ने प्रारंभ किया था। इसे उदासीनता के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा, टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधर है। तो टेलर की जो मानसिक क्रांति की अवधारणा का पक्षधर है वो सामंजस्य और सहकारिता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं टेलर के अनुसार सार रूप में वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक पूर्ण मानसिक क्रांति है जिसमें श्रमिक अपने नियोजकों तथा अपने सहयोगियों के प्रति अपने दायित्वों को संपूर्ण क्षमता के साथ वहन करते हैं। अगला है हमारा, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही शेयर करें। निम्नलिखित समितियों को क्रम में लगाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्रम में लगा लेते हैं इसे। तो इसका पहला राइट हो जाएगा टेकचंद कमेटी। टेकचंद समिति जो है 1949 में आई थी। उसके बाद जेबी कृपलानी समिति है जो 1953 में आई थी। उसके बाद विवियन बोस समिति आई थी 1962 में, और अंत में संतानम समिति आई थी जो भ्रष्टाचार से संबंधित है 1964 में। अगला क्वेश्चन हमारा, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? ओम्बुड्समैन संस्था जो है सबसे पहले 1809 में स्वीडन में प्रारंभ की गई थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ओम्बुड्समैन संस्था को सबसे पहले स्वीडन ने 1809 में अपनाया और इसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे ने भी इसे अपनाया था। ये सभी यूरोपियन कंट्री हैं जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा, अब नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए एमपी फॉलेट कहते हैं कि प्रबंधन करने वालों और जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच का जो अंतर है लुप्त हो रहा है। संगठन में प्रत्येक वैयक्तिक कार्य को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, लेकिन जो बात कर रहे हैं दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए एमपी फॉलेट कहते हैं कि प्रबंध करने वालों और जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच का जो अंतर होता है लुप्त हो रहा है। किसी संगठन के अंतर्गत प्रत्येक वैयक्तिक कार्य को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित करके देखा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो दो स्तरीय की प्रणाली की बात की थी वो की थी अशोक मेहता कमेटी 1977। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं त्रिस्तरीय की बात जो की थी 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की, जिसमें जिला पंचायत और मंडल पंचायत को शामिल किया गया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो? पंचायती राज में ब्लॉक स्तरीय योजना की बात की थी दंतवाला कमेटी के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दंतवाला कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की थी। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो उदारवादी परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है, ठीक है, तो उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में जो थे वुड्रो विल्सन इंपॉर्टेंट थे, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में वुड्रो विल्सन का जो महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है हमारा, बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? तो यथार्थवादियों के मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो उसका राइट आंसर है राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर, यानी बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यथार्थवादी विचारक मार्गेंथाउ के अनुसार एक ही समय में विभिन्न देशों का शक्ति के लिए संघर्ष जो है शक्ति संतुलन के लिए परिस्थितियां पैदा करता है, क्योंकि राजनीति जो है अंततोगत्वा मानवीय प्रकृति के साथ जुड़ी है, और वह चाहे
व्यक्ति हो अथवा राज्य, सभी आत्म संरक्षण तथा उत्तरदायित्व जो है उत्तरजीविता के निष्पक्ष कानूनों से प्रेरित होते हैं। इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर की बात की जाती है। अगला हमारा, यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेशी नीति होता है? तो युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है, तो ये कहा था कार्ल वॉन क्लोजेविट्स के द्वारा। कार्ल वॉन क्लोजेविट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है। तो उनका मानना था कि कार्ल वॉन क्लोजेविट्स मानते हैं कि युद्ध एक प्रकार से जो विदेश नीति का भाग है। ठीक है। अगला है हमारा, गुट निरपेक्षता जो कि भारत की विदेश नीति है से अभिप्राय है। तो गुट निरपेक्षता का संबंध किससे हो जाएगा? स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपनी राष्ट्रीय हित में देखना, ये गुट निरपेक्षता है। आप देख सकते हैं गुट निरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के संदर्भ में नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर अभिकथन और कारण से संबंधित 61 क्वेश्चन है, भारत वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए है। और कारण है इसका, भारत की परमाणु नीति जो है द्विलक्षणी है, ये कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि भारत की जो परमाणु नीति है द्विलक्षणी है। ठीक है, इसीलिए भारत वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए, क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए है। भारत का मानना है कि नाभिकीय आयुध के प्रसार को रोकने और पूर्ण निशस्त्रीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। अर्थात 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत सामरिक स्तर पर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में प्रभावित करने की शक्ति को प्राप्त कर लिया और इसके साथ ही उसने अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया था। यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था और उसके बाद दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1998 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित मंत्रियों का सही अनुक्रम बताने की बात कर रहा है। ठीक है, तो विदेश मंत्रियों का जो क्रम है, सबसे पहले इसमें स्वर्ण सिंह आ जाएंगे, स्वर्ण सिंह के बाद आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रणब मुखर्जी और अंत में एस.एम. कृष्णा आ जाएंगे। आप देख सकते हैं भारत के विदेश मंत्रियों के जो सही क्रम में बात करेंगे तो स्वर्ण सिंह जो थे 1964 से 66 के बीच, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, और अटल बिहारी वाजपेयी थे 1977 से 79 के बीच जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति भी रहे 1995 से 1996 के बीच थे, और एस.एम. कृष्णा जो है 2009 से 2012 के बीच विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। और वर्तमान विदेश मंत्री की बात करें एस जयशंकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है। तो इंदिरा डॉक्ट्रिन का संबंध जो है किससे है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंदिरा डॉक्ट्रिन में इंदिरा भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। ये इंदिरा डॉक्ट्रिन में कहा गया था। यानी विदेश नीति की दृष्टि से श्रीमती इंदिरा गांधी ने दो दृष्टियों से विशेष योगदान दिया है। पहला, भारत के विश्व संबंधी दृष्टिकोण में उपमहाद्वीपीय मसले को सबसे अधिक महत्व दिया गया, और द्वितीय, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार सहयोग की नीतियों द्वारा महाद्वीप में संबंधों का विकास किया जाए, ये इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सामाजिक परंपरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल के नाम से जाना जाता है। यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इससे संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा, जो ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी।
ठीक है, यानी यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया था। तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दोनों की स्थापना की गई थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और 1944 में यह समझौता हुआ था और इसी के एक साल के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की भी स्थापना इसी समझौते के द्वारा हुई थी। अगला है यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः संबंधित है। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर का संबंध जो है शांति से है, न्याय से, स्वतंत्रता से और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए इसे बनाया गया है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। UN चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। तो भारत और श्रीलंका का जो समझौता का मुख्य प्रयोजन था वो था सिंहाली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्ष को समाप्त करना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1982 से 2003 में भारत श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करने वाला मुख्य मुद्दा श्रीलंका का तमिल अल्पसंख्यक समुदाय है और श्रीलंका की 19.3 मिलियन की आबादी से 74% सिंहली और 13% श्रीलंका के तमिल और 6% भारतीय मूल के तमिल हैं। और श्रीलंका में तमिल समुदाय ने टुल्फ के अंतर्गत संगठित करके रखा है और इसके माध्यम से समय समय पर वह अपने असंतोष को अभिव्यक्त भी करता रहता है। अगला है हमारा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, एपेक है। एपेक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम का संबंध जो है उपयुक्त सभी सत्य हैं इसमें, ठीक है। इसका संबंध है क्षेत्रीय समूह के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति का भाग है और विश्व के आधे से अधिक GDP इनके पास है। किसके पास? एपेक कंट्रियों के पास। और सदस्य राज्य हैं इनमें जिनमें सत्तावादी शासन तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, यानी 68 का तीनों राइट हो जाएंगे। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर तटीय मंच के रूप में एपेक यानी मुक्त व्यापार में विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को संयुक्त करता है और इसके मूल सदस्य 12 देश हैं, ठीक है, जिनमें अमेरिका, जापान और चीन क्या है प्रमुख रूप से सहभागी हैं। अगला हमारा शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के प्रति US दृष्टिकोण मूल रूप से किसमें स्पष्ट किया गया था। तो कोल्ड वॉर के प्रति जो US का दृष्टिकोण था वो था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ठीक है। ट्रूमैन जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए गए थे उसी को ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहा जाता है। आप देख सकते हैं शीत युद्ध के प्रति US दृष्टिकोण मूल रूप से ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में स्पष्ट किया गया है कि इसे विचारधारात्मक युद्ध भी कहा जाता है, यानी जो कोल्ड वॉर है वो विचारधारा की लड़ाई थी, ठीक है, क्योंकि यह सामान्यतः पूंजीवादी बनाम समाजवादी देशों के मध्य संपन्न हुआ था, यानी अमेरिकन कंट्री पूंजीवादी और USSR, ठीक है, के बीच जो है विचारधारा की लड़ाई को ही कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विविध से संबंधित निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत की राजनीति पर अध्याय है। वो कौन सी पुस्तक है जिसमें भारत की राजनीति पर वर्णन किया गया है? वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जो है पावेल और ऑलमंड के द्वारा लिखी गई थी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे नामक पुस्तक में भारत की राजनीति पर एक अध्याय है और यह ला पावेल एवं ऑलमंड की पुस्तक है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया जो पुस्तक लिखी थी प्रणव वर्धन के द्वारा लिखी गई थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक प्रणव वर्धन हैं। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग का उद्गम हुआ था 1906 में, उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जहाँ पर जो सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जो विभाजन हुआ था उसको समझौता किया गया था। और
लाल नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में लाई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रवर्तित द्विराष्ट्र का सिद्धांत 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हैं। फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ठीक है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने मोटिवेटर हाइजीन अप्रोच की बात की थी। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने मोटिवेटर हाइजीन अप्रोच की बात की थी। अब्राहम मास्लो के द्वारा नीड हायरार्की की बात करी थी, ठीक है, यानी आवश्यकता पदानुक्रम, नीड हायरार्की। और फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के द्वारा द एग्जिस्टेंस ऑफ कलेक्टस की बात की थी, ठीक है, एफ डब्ल्यू रिक्स के द्वारा द एग्जिस्टेंस ऑफ कलेक्टस की बात की थी। और एम पी फॉलेट की बात करें तो एम पी फॉलेट ने कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप की बात की थी। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना। तो केंद्रीय चौकसी आयोग का मतलब है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी संथानम रिपोर्ट के आधार पर। 20 का राइट आंसर रहेगा, यानी 1964 में। आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी केंद्रीय चौकसी आयोग भी इसे कहा जाता है की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश संथानम समिति ने की थी। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में MAD से क्या अभिप्राय है? तो नेट में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, MAD का मतलब है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में मैड से अभिप्राय है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में मैड से अभिप्राय जो होता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन से है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।